हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे चैनल पीडीएम ज्ञान स्टडी में। तो ये जो है हमारा ये सैंपल पेपर तीसरा है। इससे पहले हमने 2 सैंपल पेपर कराए हैं। ये एसएससी एमटीएस के लिए अभी एग्जाम चल रहे हैं और कंटिन्यू हमारी जो वीडियो है वो डेली सुबह 9:30 बजे आती है मॉर्निंग में सुबह 9:30 बजे। तो ये सैंपल पेपर फर्स्ट है। और इससे पहले हमने जो 200 एमसीक्यू वाली एक वीडियो कराई थी वो भी इम्पोर्टेंट है। ये सारी जो वीडियो हैं एमटीएस के लिए हैं, अभी एमटीएस के एग्जाम चल रहे हैं उनके लिए। तो ये हमारा जो है सैंपल पेपर फर्स्ट है और ये सैंपल पेपर 2 है। अब हम सैंपल पेपर तीसरा करा रहे हैं। अगर आपने ये हमारी वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। और हाँ, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक ज़रूर करके जाएं और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और मेन है, अगर आपको हमारा वीडियो वाकई अच्छा लगता हो तो लाइक ज़रूर करके जाएं। आप आपका एक लाइक बड़े मायने रखता है। अगर आपको लगे कि कंटेंट अच्छा है, सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो लाइक ज़रूर करके जाएं। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि जो देवाशीष पांडा हैं वो मतलब हाल ही में किसके चीफ नियुक्त किए गए हैं, प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। तो ये जो IRDA है उसके चीफ बनाए गए हैं। तो इसकी जो फुल फॉर्म है, तो फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसके चीफ कौन है? देवाशीष पांडा। तो अब यहाँ हम सेबी की बात करते हैं। तो जो सेबी है तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब आपसे यहाँ ये भी पूछ लेगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। जो हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में है, मेन है ये, इसीलिए। और इसका आपको ये भी पूछेगा कि इसकी स्थापना कब हुई। जो सेबी है तो इसकी जो स्थापना थी 1988 में हुई थी। और जब इसकी स्थापना हुई तो ये नॉन स्टेचुरी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था। अब ये 1992 से स्टेचुरी बॉडी हो गया। एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 1988 में। और 1992 में ये स्टेचुरी बॉडी बन गया। तो और इसकी पहली महिला जो है माधवी पुरी। तो पहली महिला जो चीफ प्रमुख बनी थी वो थी माधवी पुरी। और जो ICAR की फुल फॉर्म है वो है इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च। इसका जो हेडक्वार्टर है ये न्यू दिल्ली में है। और इसके जो सेबी है इसके जो रीजनल हेडक्वार्टर हैं न्यू दिल्ली में है, कोलकाता में है और आपका अहमदाबाद में है। और जो IL और FS है, तो जो FS है तो इसका जो फुल फॉर्म है फाइनेंशियल सर्विस है FS का। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है यामिनी कृष्णमूर्ति
किस शास्त्रीय नृत्य शैली से जानी जाती हैं? जो यामिनी कृष्णमूर्ति जी हैं, तो ये कौन सी नृत्य शैली के लिए जानी जाती हैं? तो ये जानी जाती हैं भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी के लिए। तो जो भरतनाट्यम डांस है, तो ये कहाँ का है? जो भरतनाट्यम है ये आपका तमिलनाडु का है, और जो कुचिपुड़ी है ये आपका आंध्र प्रदेश का है, और जो मणिपुरी है ये आपका जो मणिपुरी है ये आपका मणिपुर का है, मणिपुर का है, और जो उड़ीसी है आपका उड़ीसा का है, उड़ीसा का है, और जो मोहिनी अट्टम है, जो मोहिनी अट्टम है ये आपका कहाँ का है? केरला का, केरला का। और केरला का एक और है ये 8 क्लासिकल डांस हैं। तो कितने हैं टोटल नंबर ऑफ? 8 क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया, क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। तो जो केरला का है आपका मोहिनी अट्टम है, और एक कथकली है, कथकली है। तो ये भी आपका कहाँ का है? केरला का। अब आपसे पूछ सकता है कि देखिए लोग यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि कथकली और कथक, जो कथक है वो यूपी का है, ओनली कथक, कथक जो क्लासिकल डांस है ये कहाँ का है? आपका उत्तर प्रदेश का। और आपका कुचिपुड़ी कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश का है। मोहिनीअट्टम आपका केरला का है ही है। तो अब यहाँ बचा आपका असम का। असम का कौन सा है? सतारिया है, सतारिया। तो ये जो 8 क्लासिकल डांस हैं 8 स्टेट के हैं। तो मतलब 2 केरला के हैं, कथकली और मोहिनीअट्टम केरला के हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, तो जो प्रश्न थोड़ा हम यहाँ इंक चेंज करते हैं। तो प्रश्न ये है, महात्मा गांधी को महिलाओं को नमक सत्याग्रह आंदोलन में शामिल होने की अनुमति देने के लिए राजी किया था। महात्मा गांधी जी पहले जो डांडी मार्च था उसमें महिलाओं को मतलब ये है कि शामिल नहीं किया था, लेकिन जो कमला देवी चट्टोपाध्याय जी थी तो इन्होंने गांधी जी से आग्रह किया कि ये महिलाओं को भी मतलब साथ लें। तो इनके कहने पर ये वाला प्रश्न बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो जो कमला देवी चट्टोपाध्याय हैं तो इन्होंने महात्मा गांधी जी को राजी कराया कि आप डांडी मार्च में महिलाओं की भी भागीदारी रखें। तो इनके कहने पर ही गांधी जी ने महिलाओं को अनुमति दी कि आप जो नमक सत्याग्रह है उसमें आप शामिल हो सकते हैं। तो अब यहाँ हम जानते हैं, तो जो एनी बेसेंट जी थी तो इन्होंने बाल गंगाधर तिलक जी के साथ मिलकर होम रूल मूवमेंट की स्थापना की थी। मूवमेंट की स्थापना कब की थी? 1916 में। अब हम बात करते हैं जो महात्मा गांधी जी के आंदोलन थे उनके बारे में। तो एक था चंपारण आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, तो ये इनका कह सकते हैं कि इंडिया में पहला मूवमेंट था। तो और ये कब था? 1917 में। मेन आपसे पूछता है कि डायरेक्टली आपसे ईयर पूछता है कि चंपारण आंदोलन कब हुआ। और एक जैसे कमला देवी चट्टोपाध्याय जी के कहने पर गांधी जी ने महिलाओं को शामिल किया। और यहाँ जो चंपारण था ये बिहार में था। बिहार में ये था कि जो नील की खेती थी उसमें कर ज्यादा लिया जा रहा था। तो गांधी जी बिहार में किसके कहने पर गए थे? तो एक किसान थे राजकुमार शुक्ला। तो इनके कहने पर गांधी जी जो चंपारण का सत्याग्रह था इन्हीं के कहने पर बिहार गए थे, बिहार के चंपारण में गए थे, 1917 में हुआ था। अब है इनका जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक था, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक था, ये 1918 में हुआ था। और खेड़ा सत्याग्रह था, खेड़ा
सत्याग्रह, तो ये भी कब था? 1918 में। और इनका सिविल कह सकते हैं असहयोग आंदोलन था, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो ये 1921 से लेकर 22 तक था। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, नॉन सविनय अवज्ञा आंदोलन, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, तो ये 1930 में था। और एक क्वाइट इंडिया मूवमेंट था 1942 में। तो ये गांधी जी ने मतलब कह सकते हैं कि इन्होंने एक तरह से लीड किए थे जो ये आंदोलन थे। तो क्वाइट इंडिया मूवमेंट, क्वाइट इंडिया मूवमेंट, ये कब था? 1942 में, 1942 में। तो ये जो आंदोलन है तो गांधी जी के द्वारा थे। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, खेड़ा सत्याग्रह, सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कॉपरेशन, क्वाइट इंडिया मूवमेंट। और गांधी जी ने दांडी मार्च में कमला देवी जी के कहने पर महिलाओं को शामिल किया था। और राजकुमार शुक्ला जी के कहने पर ये बिहार के चंपारण में गए थे। तो आगे है हमारा, तो अगला जो प्रश्न है वो है प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक फसलों पर उत्पादित उपज के मतलब कितना कर वसूलते थे? जो महाजनपद थे उनमें से जो राजा थे वो कितना कर वसूलते थे? तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका। तो 1/6 जो कर था फसल का 1/6 लेते थे। और अब यहाँ महाजनपद की बात हुई है, तो जो महाजनपद का उल्लेख जो है बुद्धिस्ट टेक्स्ट में, बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुतारा में मिलता है, अंगुतारा। तो ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है और अंगुतारा। और एक जैन टेक्स्ट है अगम, जैन टेक्स्ट अगम। तो इन दोनों मतलब जो बुद्धिस्ट और जैनिस्ट टेक्स्ट हैं, इन दोनों में जो महाजनपद थे उनका जिक्र मिलता है। टोटल महाजनपद कितने थे? 16। उसमें से जो मगध था, मगध जनपद था, ये पावरफुल था। इनकी कैपिटल भी पूछी जाती है, तो आगे हम जानेंगे कि कैपिटल कौन कौन सी हैं। तो जो अंग था, अंग महाजनपद था, उसकी चंपा राजधानी थी, तो ये मुंगेर भागलपुर में पड़ता है। और जो मगध था इसकी राजगीर राजधानी थी, काशी की काशी ही थी, वत्स्य की आपकी कौशाम्बी थी, और कौशल की श्रावस्ती थी, और शूरसेन की मथुरा थी, तो ये छठा है। और जो पांचाल था उसकी अहिछत्र थी और कामप्लिया थी, और कुरु की इंद्रप्रस्थ थी। तो ये 16 महाजनपद हैं और उनकी राजधानी भी है। तो यहाँ से आपके लिए डायरेक्ट प्रश्न आता है, जैसे आपको पूछ ले कि कुरु की क्या राजधानी थी? कुरु की क्या थी? आपकी इंद्रप्रस्थ थी। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो मत्स्य था उसकी विराटनगर थी, चेदी की बांदा थी, सोथीवती थी, या अवंती की उज्जैन थी, या माहिष्मती, और गांधार की तक्षशिला थी, कंभोज की पूंछ थी, और अश्मक की पायथन थी, और जो बाजी था उसकी वैशाली थी, और जो मल्ल था कुशीनगर। तो देखिए आपको मतलब ये जो पूछ तो कोई भी सकता है, लेकिन मेन जो है, जैसे वाजी हो गया आपका, अवंती हो गया, और आपका मत्स्य हो गया, और यहाँ सुसेन जो मथुरा की सुसेन मथुरा कैपिटल थी सुसेन की, और जैसे मगध हो गया। तो ये पूछ लेता है आपसे, डायरेक्टली प्रश्न पूछता है। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है जो भरतनाट्यम क्लासिकल डांस है वो किस स्टेट का है? तो भरतनाट्यम आपको पता है कि तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। केरल का आपको पता है मोहिनीअट्टम,
मोहिनी अट्टम और आपका कथकली है, कथकली है। असम का आपको पता है सतारिया है और मणिपुर का मणिपुरी है। तो ये आपके क्लासिकल डांस हैं। जो भरतनाट्यम है वो तमिलनाडु का है और जो कुचिपुड़ी है ये आपका आंध्र प्रदेश का है। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट बिलोंग टू द आर्थ्रोपोडा ग्रुप ऑफ एनिमल किंगडम। तो जो आर्थ्रोपोडा से बिलोंग नहीं करता वो है ऑक्टोपस। तो ये ऑक्टोपस आर्थ्रोपोडा एनिमल किंगडम से बिलोंग नहीं करता है। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वेद समाज इज करेक्ट। तो जो वेद समाज, तो पहला जो हमारा ऑप्शन है वो है वेद, इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन मद्रास इन 1864। तो ये आपका सही आंसर है। और ये किसके द्वारा स्थापित की गई? श्रीधरलू जी के द्वारा, और केशव चंद्र सेन जी थे, केशव चंद्र सेन। तो ये इन दोनों ने स्टार्ट की कब? 1864 में। और इसका जो वेद समाज का जो मुख्य कार्य था कि जो कास्ट सिस्टम था उसके खिलाफ था, और जो विडो रीमैरिज एक्ट को मतलब जो विधवा विवाह को बढ़ावा देना था, और मतलब वुमेन्स को एजुकेशन के लिए प्रोत्साहन करना या एजुकेशन देना। तो उसके लिए इन्होंने वेद समाज की स्थापना की थी। और ये जो वेद समाज था ये इंस्पायर्ड था ब्रह्मो समाज से। तो जो ब्रह्मो समाज था इसकी स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय जी ने। और कब की थी? 1828 में। तो इस तरह से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। और देखिए, तो दूसरा जो पॉइंट है, इट वर्क टू अबॉलिश द कास्ट सिस्टम एंड प्रमोट द विडो रीमैरिज एंड वुमेन्स एजुकेशन। तो देखिए तीनों पॉइंट आ गए कि कास्ट सिस्टम को खत्म करना था, और विडो रीमैरिज को बढ़ावा देना था, और जो महिलाओं में एजुकेशन को बढ़ावा देना था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोनों। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों राइट हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द। तो जो प्राइम मिनिस्टर हैं, भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। तो अब जी ये तो हो गया कि प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। तो आर्टिकल कौन सा है? जो आर्टिकल है, आर्टिकल 75 के तहत ये जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, तो प्रेसिडेंट के द्वारा आर्टिकल 75 के तहत प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, तो ये आर्टिकल 74 के तहत ये प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। तो ये आर्टिकल 74 के तहत, और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं तो ये सीनियर मोस्ट जज रहते हैं, और ये किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? प्रेसिडेंट के द्वारा ये अपॉइंट किए जाते हैं। और कौन सा आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 124 के तहत जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं तो ये अपॉइंट किए जाते हैं। और एक और पॉइंट आता है कि ये इनका जो कार्यकाल है, टेन्योर बोलते हैं, जो कार्यकाल है कब तक रहता है? जब तक ये 65 साल, मतलब 65 साल तक इनका कार्यकाल रहता है। तो ये 65 साल के हो जाएं तो तब ये रिटायर होते हैं, 65 ईयर। अभी जो फिलहाल के जो CJI हैं वो हैं DY चंद्रचूड़ जी हैं,
और फिलहाल इनकी जो एज है ये 64 है। तो और अगला है हमारा जो स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ द पीपल, जो लोकसभा में स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर होते हैं, वो कौन से आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 93 के तहत ये अपॉइंट किए जाते हैं। तो अगला हमारा जो प्रश्न है तो वो है जो सागा दावा ट्रिपल ब्लेस्ड फेस्टिवल है, तो ये कहाँ का है? जो सागा दावा फेस्टिवल है तो ये आपका सिक्किम का है। तो सागा दावा तो ये कहाँ का है? सिक्किम का। आपका कर्नाटक का है, युगाड़ी है, युगाड़ी जो फेस्टिवल है कर्नाटका का है। और आंध्र प्रदेश का आपका बोनालू है। और यूपी का रामनवमी है, रासलीला है। तो ये फेस्टिवल हैं। और गंगा उत्सव भी है, गंगा उत्सव है। तो ये आपके यूपी के हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है एज पर द सेंसस 2011 व्हाट वाज द लिटरेसी रेट ऑफ केरला? जो केरला का लिटरेसी रेट है वो क्या है? तो जो केरल का लिटरेसी रेट है केरल का वो है 94% है। केरल का जो मोस्ट लिटरेटेड स्टेट इन इंडिया है, ये मोस्ट लिटरेट स्टेट इन इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 91 से 95। तो ये राइट आंसर है। तो आपसे यहाँ ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि जो जनगणना है कब स्टार्ट की गई? तो ये 1872 में स्टार्ट की गई। किसके द्वारा? लॉर्ड मायो के द्वारा। और ये कंटिन्यूअसली 1881 में से कंटिन्यूअसली होने लगी। और एक और पॉइंट ये है कि लॉर्ड मायो के द्वारा की गई। और सबसे पहली जो जनगणना थी कौन से देश में हुई थी? वो स्वीडन में हुई थी। जो सबसे पहली जनगणना थी वो किस में हुई थी? स्वीडन देश में हुई थी। तो आगे हम बात करते हैं जो स्टेट हैं, जैसे मतलब परसेंटेज में कि कौन सा स्टेट कितना लिटरेट है। जो अरुणाचल प्रदेश है 65.3% है इसकी लिटरेसी रेट जो है। और जो राजस्थान है इसका 66.1% है। और देखिए तो आपसे यहाँ आपको मोस्ट लिटरेटेड स्टेट तो पता चल गया कि कौन सा है, केरला। आपसे पूछ ले लीस्ट लिटरेट स्टेट कौन सा है, तो वो है आपका बिहार। तो कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? वो है बिहार। तो उत्तर प्रदेश का लिटरेसी रेट 70% है, मध्य प्रदेश का 70.6 है, केरला का 94% है, लक्षद्वीप का 91.85% है। तो ये यूटी में सबसे आगे है लक्षद्वीप। और मिजोरम का 91.33% है। और दिल्ली का है 86.34%। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन। तो जो रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम था तो ये 1995 में स्टार्ट किया गया था। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑटोबायोग्राफी ऑफ बराक ओबामा। तो बराक ओबामा की ऑटोबायोग्राफी कौन सी है? तो वो है ड्रीम फ्रॉम माई फादर अ स्टोरी ऑफ रेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये इनहेरिटेंस तो ये किनकी है? बराक ओबामा की। बराक ओबामा ये अमेरिका के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। और जो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ है तो ये है आपकी जो युवराज सिंह हैं, इंडियन क्रिकेटर हैं, युवराज सिंह की ऑटोबायोग्राफी है।
युवराज सिंह जी की। और जो मैटर ऑफ माई डिस्क्रिएशन, तो ये इंद्र कुमार गुजराल जी हैं, इंद्र कुमार गुजराल, तो ये प्राइम मिनिस्टर भी रहे थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे थे। और जो द आर्गुमेंटेटिव इंडियन है, तो ये है अमृत सेन जी की। तो आगे हम अगर आपको हमारा वीडियो वाकई अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करके जाएं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लेकिन वाकई आपको लगा हो कि अच्छा वीडियो है तो लाइक जरूर करें। तो ये हमारा लास्ट प्रश्न था। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।